मैम आप अनम्यूट कर सकती हैं शिल्पा मैम। यस। आत्मबंधन मास्टर्स ध्यान सागर के एक सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा हमारा स्वाध्याय चल रहा है योर सोल्स गिफ्ट, और काफी एक्साइटमेंट में सभी लोग सुन रहे हैं इस योर सोल्स गिफ्ट का हर एक चैप्टर्स। बहुत ही अच्छे से सारे चैप्टर्स गए हैं, बहुत ही अच्छे से स्वाध्याय हुआ है। इसी स्वाध्याय को कंटिन्यू करने के लिए हम शिल्पा मैम को वेलकम करते हैं आज। थैंक यू शिल्पा मैम फॉर कमिंग। आप आई और आप अभी इस स्वाध्याय को आगे लेके हम सबका आत्म साक्षात्कार करेंगे मैम। थैंक यू सर। तो मैम अभी कुछ लोग जुड़ेंगे तो पहले हम ध्यान कर लेंगे क्या? पहले हम श्योर। आधे घंटे का ध्यान कर लेते हैं या 15 मिनट का, जैसे भी बोलेंगे। उसके बाद ठीक है। फिर हम स्वाध्याय ठीक है, का हम आधे घंटे पहले ध्यान कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले सारे मास्टर्स का दिल से वेलकम करती हूँ, और ध्यान सागर की पूरी टीम का खूब खूब आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, हम पहले ध्यान करते हैं। तो हम आधा घंटा ध्यान करेंगे, और जैसे हम सभी को मालूम है कि हम आनापान सती ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले चश्मा जिसने भी पहना हो, चश्मा साइड में रख देंगे, और एकदम कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठना है। आपको नीचे बैठना है, आप आल्टी पाल्टी मार के नीचे बैठ सकते हैं। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर ऊपर अथवा सोफा ऊपर भी बैठ सकते हैं। और बैठकर अपने दोनों पैरों को ऐसे क्रॉस कर लेंगे, और दोनों हाथों की अंगुलियों को ऐसे एक दूसरे के अंदर डालकर अपने गोद में रख देंगे। और आंखों को एकदम सहजता से चेहरे में एक स्मित के साथ बंद करके हमें क्या करना है, सिर्फ अपनी श्वासों पर ध्यान देना है। जो सहज श्वास हमारी चल रही है, सिर्फ उसको ही हमें महसूस करना है, उसे ही हमने देखना है, साक्षी भाव से। तो चलिए मित्रों, आज का ध्यान की शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, सभी डिवाइन मास्टर्स को कोटि कोटि वंदन करेंगे। और रॉबर्ट स्क्वाड्स की कॉन्शियसनेस के साथ हम इस ध्यान के दरमियान जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बुक लिखी है, उस बुक पे बहुत बहुत डीप नॉलेज है। तो हम उनके कॉन्शियसनेस के साथ जुड़कर उनके नॉलेज, जो भी वो ज्ञान हमको उस पुस्तक के थ्रू देना चाह रहे हैं, उसे हम अपने में उतार सके, अपने अंदर आत्मसात कर सके। तो चलिए मित्रों, अंदर आती श्वास और बाहर जाती श्वास। हमें फक्त अपनी श्वासों के साथ ही रहना है। न कोई मंत्र, न कोई जाप। विचार आएंगे क्योंकि उनका काम है आना, उन्हें उनका काम करने दो। हमें हमारा काम करना है। विचारों के पीछे नहीं जाना है। बस श्वासों के साथ जुड़ के रहिए। शरीर के एक एक अंग को, एक एक कोश को रिलैक्स करते जाइए।
ये पैर, घुटने, थाइस, हिप्स, स्टमक, पीठ, छाती, शोल्डर, हाथ, गला, चेहरा, रिलैक्स।
श्वासों के साथ ही रहिएगा मित्रों। हमारी श्वास हमारी गुरु है। बस उस गुरु का हाथ थामे रखिए। श्वासों के साथ अंदर प्रवेश करिए और श्वासों के साथ ही बाहर आइए। पॉजिटिविटी को अंदर लीजिए और जितनी भी नकारात्मकता हो इस श्वासों के साथ बाहर निकाल दीजिए।
आखिरी 2 मिनट मित्रों। ये ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि वंदन करेंगे। आज की हमारी इस ग्रुप की ऊर्जा का खूब खूब धन्यवाद करेंगे। खुद का धन्यवाद करेंगे कि हम इतने सहजता से ध्यान करने में सक्षम है। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आप हाथों के अंदर ही आंखों को खोल देंगे। हमारे हाथों में बहुत सारी ऊर्जा है, उसे अपने समग्र शरीर में स्प्रेड कर देंगे मित्रों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मित्रों, मेडिटेशन करने से पहले और करने के बाद हमेशा हमें कि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। तो ये जो पानी है वो मीडियम का कार्य करता है। इसलिए पानी दिन पूरे दिन के दरमियान भी बहुत पीना चाहिए, लेकिन जैसे ही हमारा मेडिटेशन खत्म होता है पानी जरूर पीना चाहिए। तो चलो मित्रों, अब हम स्वाध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी रॉबर्ट स्क्वार्ट्ज द्वारा लिखी हुई बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का मेरा चैप्टर है अडॉप्शन। तो सबसे पहले अडॉप्शन का मतलब क्या होता है? अडॉप्शन मीन्स बच्चा माता के वोम के बजाय आपके हृदय में बढ़ता है। माता पिता बनने के लिए सिर्फ प्रेम की आवश्यकता होती है, डीएनए की नहीं। इस बारे में जॉनी कैर ने भी कहा है कि गोद तक एक विश्वास ने भी कहा है
कल किस्मत अपना काम कर आपके साथ। आई एम ऑडिबल। मैम कट के आ रही है थोड़ी वॉइस आपकी। मुझे ही है या सभी को हो रही है? मतलब आपको नहीं सुनाई दे रहा प्रॉपरली? बीच बीच में कट जा रही है मैम। मुझे लगा मेरे में डिस्टरबेंस है। मास्टर्स सभी को। प्रॉब्लम हो रहा है तो ठीक है, मैं 2 मिनट मुझको दीजिए, मैं मोबाइल से कनेक्ट करती हूँ। यस। 2 मिनट दीजिए मुझको, सॉरी। अब सुनाई दे रहा है मेरा आवाज बराबर? सॉरी। जी मैम। ओके, सो सॉरी। चलेगा मैम, इट्स ओके। हाँ, तो हम लोग योर सोल्स गिफ्ट जो रॉबर्ट स्क्वार्ट्ज द्वारा लिखी हुई है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। तो रॉबर्ट स्क्वार्ट्ज कहते हैं कि हर साल दुनिया में सैकड़ों बच्चों का अडॉप्शन होता है। और हम ये भी जानते हैं कि हर एक बच्चा जब पृथ्वी पर आता है तो वो अपने माता पिता को चूज करके आता है। और वैसे ही हर एक माता पिता अपने बच्चे को चूज करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को चूज करते हैं। तो उनका कहना है कि क्या अडॉप्शन के केस में भी माता पिता और बच्चे एक दूसरे को चूज करके आते हैं? तो वो माता पिता क्यों ऐसा चूज करते हैं कि वो बच्चे को दुनिया में लाएंगे, जन्म तो देंगे लेकिन फिर उनको छोड़ देंगे? तो वो ऐसा क्यों चूज करते हैं? क्या उन माता पिता को ये पता होता है कि हम ऐसा करने वाले हैं? तो वो ऐसी योजना क्यों बनाते हैं? तो हम आजकल जो नॉर्मली देखते हैं कि कई बार ये मजबूरी की वजह से होता है। मजबूरी मतलब कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या कई बार सोशल इश्यूज होते हैं कि आप अनमैरिड हैं और प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो यू हैव नो चॉइस। तो उस केस में ये चीज होता है। कभी कभी लोग खुशी से भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। खुशी से मतलब कि हम कई बार देखते हैं कि एक ही परिवार में दो भाई हैं, एक के घर में बच्चे हैं लेकिन दूसरे के घर में नहीं है। तो वो लोग खुशी से अपना बच्चा उनको गोद दे देते हैं। ये चीज दो बहनों में देखी जाती है, दो भाइयों में देखी जाती है। कई बार फ्रेंड्स भी ऐसा करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसी क्या चीज है जो वो सीखने आते हैं? क्योंकि अडॉप्शन के दौरान जो बच्चे होते हैं उसमें सेल्फ वर्थ का इश्यू होता है। वो बच्चा अपने आप को तुच्छ समझता है।
कभी कभी तो वो हीन भावना से भी ग्रसित हो जाते हैं, और वे ऐसा समझते हैं कि हम उतने अच्छे नहीं हैं, इसीलिए हमारे माता पिता ने हमको छोड़ दिया है। तो इस वजह से वो अपने माता पिता के लिए, उनके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज्यादा अ, वो लोग अपने माता पिता से, वो उनको पसंद नहीं होते, वो अपने माता पिता को कभी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। तो क्या इन सब बातों की जानकारी उस बच्चे को और माता पिता की सोल को होती है? और अगर होती है तो भी वो क्यों इस चीज को चूज करते हैं? क्या अनुभव करना चाहते हैं जिसके लिए वो इस चीज को चूज करते हैं? क्या इससे उनकी सोल कॉन्शियसनेस बढ़ती है? तो राइटर कहते हैं कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमको कैरल की लाइफ के बारे में जानना होगा। तो कैरल एक 43 इयर्स की महिला है। उसका हस्बैंड बैरी और उसकी बेटी है आन्या। तो बैरी के साथ उसकी सेकंड मैरिज है। पहले उसकी ऑलरेडी मैरिज हुई थी और उसमें उसका डाइवर्स हो गया। तो कैरल एक पर्सनल कोच और एम्पावरिंग वुमन है। कैरल के पिता पेरे और माता जैन। तो जब जैन 20 साल के लगभग उसकी उम्र होती है, उस वक्त वो प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई। तो वो अपने बॉयफ्रेंड को इस बारे में बताती है। तो उसका बॉयफ्रेंड उसको स्वीकार करने से मना कर देता है, एक्सेप्ट करने से मना कर देता है कि भाई मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, मैं इस बच्चे को नहीं अपना सकता। तो कैरल सॉरी, तो जैन के पास कोई चॉइस नहीं रहती है। तो वो क्या करती है कि एक संस्था होती है जहाँ पे जब अनमैरिड वुमन प्रेग्नेंट हो जाए तो वो वहां पर रहती है और अपने बच्चे को जन्म देती है। तो जैन भी वहां चली जाती है और वहां कैरल का जन्म होता है। और कैरल के जन्म के बाद 2 महीने तक उसको फॉस्टर केयर में रखा जाता है। और उसके बाद डोरोथी और रिचर्ड नाम की जो कपल है वो उसको वहां से अडॉप्ट करके ले जाता है। तो कैरल कहती है कि शुरुआत में जब उसका अडॉप्शन होता है, शुरुआत में जब उसका अडॉप्शन होता है नए घर में जाके, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। नए घर में वो एडजस्ट नहीं कर पाती, नए माता पिता, नया माहौल, उसको थोड़ी तकलीफ होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो कंफर्टेबल हो जाती है। फिर जब थोड़ी और बड़ी होती है तो उसको पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है। उसके बाद उसके में सेल्फ वर्थ का इश्यू हो जाता है। वो अपनी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है ऐसा समझने लगती है। तभी उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया है। उसके बाद कैरल बड़ी होती है और उसकी शादी होती है। जब कैरल 25 साल की होती है तब उसका उसके फर्स्ट हस्बैंड जो उसकी शादी हुई होती है उसके साथ डाइवोर्स हो जाता है। तो कहते हैं कि जब डाइवोर्स होता है तो कैरल बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी अडॉप्शन की वजह से वो दुखी थी। उसमें सेल्फ वर्थ का इश्यू था, गुस्सा था, गिल्ट था, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस थे उसके अंदर। और फिर जब डाइवोर्स भी आता है उसकी लाइफ में तो वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। तो राइटर कहते हैं कि ऐसा मोस्टली जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनके केस में देखा जाता है कि जिस उम्र में उनकी माता ने उनको अडॉप्शन के लिए दिया होता है, जब वो बच्चा उस उम्र में पहुंचता है तब उसके जीवन में तब उसके जीवन में कुछ ऐसे मेजर लाइफ चेंजिंग मूवमेंट आते हैं। एक ऐसा ट्रेंड है, ये देखा गया है मोस्टली जो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं उसमें ये चीज देखी गई है। वैसे ही कैरल के लाइफ में 25 साल की उम्र में आती है। जैसे हमने सुन पहले बताया कि वो जब 20 साल की उसकी मम्मी थी जैन, उस वक्त उसने ये डिसीजन लिया था। तो वही आसपास 25 साल में जब केरल आई तो उसके जीवन में ये इंसिडेंस बना। और उसके बाद पहले ही वो गुस्से और ग्लानि से भरी हुई थी, और भी ज्यादा उसके अंदर गुस्सा, ग्लानि, दुख भर जाता है। कैरल को बचपन से ये सिखाया गया होता है कि तुम एक महिला हो और तुम्हारे लिए अपने गुस्से को व्यक्त करना ठीक नहीं है। तो वो उसने कभी भी अपना गुस्सा व्यक्त नहीं किया होता है किसी के सामने। अब जो उसका
डाइवोर्स हो जाता है, तो वो भी उसके अंदर जो भी गुस्सा है, जो भी वो फीलिंग कर रही है, वो सब वो अपने अंदर ही रख लेती, किसी से कुछ भी शेयर नहीं करती है। फिर ये अपना क्रोध वो 9 साल तक अपने अंदर रखती है। जब वो 34 साल की होती है, तब उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट के बाद उसको खुद पर कार्य करने के लिए वो प्रेरित होती है। उस एक्सीडेंट के बाद उसमें एक्सीडेंट में उसको ब्रेन इंजरी होती है। तो उसको जब एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तब वो खुद से प्रश्न पूछती है, मतलब खुद को बोलती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ ये क्यों हो गया। तो उसको उसकी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है कि उसको 3 बातें सीखनी थी। क्या क्या? लाइफ में स्लो डाउन होना, हाउ टू रिसीव, और अपने गुस्से को कैसे रिलीज करना। तो मित्रों, ये जो 3 लेसन्स है ना, हर एक आत्मा के हैं, हम सभी को ये लेसन सीखना है। लाइफ को स्लो डाउन करना मतलब, हम क्या होता है कि मोस्टली हम अपने जीवन में जब जीते हैं तो बस अनकॉन्शियसली जीते चले जाते हैं, कुछ सोचते नहीं है। हम जीवन में, लाइफ में कुछ पर्पस लेके आए हैं, लेकिन हम कुछ नहीं सोचते, बस जैसा हो रहा है, जैसे चल रहा है, यहाँ आके दुनिया में सब कुछ भूल जाते हैं, पृथ्वी में आके, और अपने मजे में जीते चले जाते हैं। तो कैरल ने भी यही डिसाइड किया कि मैं अपना जीवन अनकॉन्शियसली जीऊंगी, और फिर अपने जो स्पिरिट गाइड होते हैं, जिसको हम आते हैं तब अपना लाइफ का प्लान बता के आते हैं, वो स्पिरिट गाइड को उसने कहा होता है कि मेरे जीवन में ये इंसिडेंट्स आएगा, ये एक्सीडेंट होगा, उसके बाद मैं कॉन्शियसली जीना चालू करूंगी। तो उसको अपने जीवन को स्लो डाउन करना था। दूसरा लेसन था कि हाउ टू रिसीव। तो कैरल सिर्फ देने में विश्वास रख रही थी, वो कुछ ले नहीं रही थी किसी से। कई बार क्या होता है, हम अपने आसपास एक आवरण बना देते हैं, कुछ भी लेते नहीं, खाली देते हैं। तो खाली देना, अगर आप खाली देंगे लेंगे नहीं, तो वो आपका सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। जैसे देना कंपलसरी है, वैसे लेना भी कंपलसरी है। अगर हम लेंगे नहीं तो हमारा पात्र खाली हो जाएगा। खाली देते जाएंगे तो उस पात्र को भरना भी जरूरी है मित्र। कई बार क्या होता है, हम लोग जिसको देते हैं, हम उन्हीं के पास से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पास से ही हमको मिले, लेकिन उनके पास से कई बार हमको नहीं मिलता। लेकिन जहां से मिलता है, वहां से लेना चाहिए, और जिनको दे सकते हैं हम, उनको देना चाहिए। तो ये भी एक लाइफ का लेसन है, जो कैरल को भी सीखना था और हम सबको भी सीखना है। क्योंकि अगर हम लेंगे नहीं तो क्या होगा, धीरे 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 एक गहरे गड्ढे में, गहरे कुएं में चले जाएंगे। इसलिए सर्कल को कंप्लीट करना कंपलसरी। फिर तीसरा है गुस्से को कैसे रिलीज करना। तो गुस्सा मित्रों एक आग की तरह होता है। अगर हम अपने अंदर उस गुस्से को रखेंगे, तो जिसके लिए हमारा गुस्सा है उसको तो कोई इफेक्ट नहीं करने वाला, वो गुस्सा हमारे अंदर जाकर हमको ही तकलीफ देगा। तो कैरल के जीवन में भी यही चीज होती है कि उसने हमेशा अपना गुस्सा अपने अंदर रखा होता है, वो किसी को भी अपना गुस्सा व्यक्त नहीं करती है, किसी को भी वो बताती नहीं है कि उसे किसी चीज का गुस्सा है। मेरा आवाज अब बराबर आ रहा है? जी मैम, बराबर है। आ, आ रहा है अब ठीक से आवाज? यस यस। ओके, थैंक यू। तो वही कैरल को सीखना था कि अपने गुस्से को रिलीज करना भी जरूरी है। तो जीवन में हम लोग क्या होता है कि एक्सीडेंट का मतलब क्या लेते हैं? एक्सीडेंट मतलब कुछ भी फिजिकल इंजरी हुई, उसी को हम एक्सीडेंट कंसिडर करते हैं। हम ऐसा नहीं समझते कि कोई दूसरी भी तरीके से एक्सीडेंट हो सकता है। कभी दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, या हम कहीं जा रहे हैं, किसी गाड़ी से टकरा गए या गिर गए, कुछ भी फिजिकल इंजरी को ही हम एक्सीडेंट समझते हैं। लेकिन एक्सीडेंट का मतलब सिर्फ फिजिकल इंजरी नहीं होती मित्रों। एक्सीडेंट का मतलब ऐसी कोई भी घटना जो आपको अंदर तक हिलाकर रख दे, आपको अपने जीवन
को परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दे, आपको अपने सोचने का तरीका बदलने पर मजबूर कर दे, वो सब एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट एक रिलेशनशिप इशू के रूप में आ सकता है, डाइवोर्स के रूप में आ सकता है, या आपके किसी लव्ड वंस की मृत्यु के रूप में भी हो सकता है, जिसके बाद अब अपने जीवन में सोचने का तरीका, उसको देखने का तरीका, जीने का तरीका, सब कुछ आपका बदल जाता है। तो मित्रों, जब कैरल की ब्रेन इंजरी होती है तो इस वजह से कैरल को उसके जीवन के सारे ट्रॉमा याद आते हैं। उसको याद आता है कि किस तरह उसके पिता ने, जो उसके बर्थ फादर थे, उसने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया था। फिर उसके अंदर जो गुस्सा, डर, शेम, गिल्ट के इमोशंस थे, वो सारे उसको याद आते हैं। फिर उसको याद आता है कि उसकी बर्थ मदर जो थी, जब वो अपनी मदर के वोम में थी, तब उसकी बर्थ मदर ने उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया था। कहते हैं ना कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो अपने बेबी से आपको बात करना चाहिए, वो आपको अनुभव करता है, वो आपको सुनता है। जैसे हम लोगों ने महाभारत में अभिमन्यु के केस में सुना है, हम सबको मालूम है कि हमारा बेबी हमको सुन रहा है, समझ रहा है, अनुभव कर रहा है। लेकिन केरल के केस में जैन ने उसके साथ वो रिलेशन बनाया ही नहीं था। तो कैरल को एक अनवांटेड की फीलिंग थी, अनएक्सेप्टेबल होने की फीलिंग थी। फिर जब वो उसका जन्म होता है, तब डॉक्टर नर्स को कहते हैं कि जैसे ही बेबी जन्म लेगी उसको उसकी माँ के पास मत ले जाओ, उसको तुरंत उससे अलग रख दीजिएगा। तो ये भी कैरल के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था, क्योंकि जब बच्चा पृथ्वी पर आता है तो उसके लिए उसकी माता ही उनके लिए भगवान होती है। और जब उसको उसकी माता के पास नहीं ले जाया जाता, उससे अलग कर दिया जाता है, तो वो अनसेफ फील करती, क्योंकि माता के पास ही वो सबसे ज्यादा सेफ महसूस करता है। तो उसे जब पहले ही उससे अलग कर दिया जाता है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। तो 1963 में जब कैरल का जन्म हुआ था, तब अबॉर्शन इलीगल था। तो जैन के पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि वो अबॉर्शन करवा नहीं सकती थी, और बच्चे को अगर जन्म देती तो उसको वो पालती कैसे। तो उसने इसलिए अडॉप्शन का निर्णय लिया। लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उसके अंदर एक गिल्ट था कि वो उस बच्चे को प्रेम नहीं दे पा रही है, वो उस बच्चे को कभी छू नहीं पाएगी, अपनी गोद में नहीं ले पाएगी, उस बच्चे को वो बड़ा होते हुए नहीं देख पाएगी। इन सब चीजों के लिए वो, उसके अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। फिर कैरल आगे बताती है कि जिस परिवार ने उसे गोद लिया वो परिवार बहुत अच्छा था, बहुत केयरिंग था, बहुत उससे प्यार करता था। फिर कैरल से पूछा जाता है, राइटर पूछते हैं कि आपके अंदर जो ये नेगेटिव इमोशंस थे, उसकी वजह से आपके एडल्ट एज में क्या कोई प्रॉब्लम हुई। तो कैरल कहती है कि हाँ, जब मैं बड़ी हुई मेरे अंदर बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस थे। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं अयोग्य हूँ, मैं प्रेम के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करती हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो ये सारे जो मेरे अंदर के नेगेटिव इमोशंस थे, तो मेरा कॉन्शियस लेवल कम था। तो मैं ऐसे कॉन्शियस लेवल पे थी कि मैंने वैसे ही व्यक्ति को अपने जीवन में आकर्षित किया, जो दिखने में तो ठीक ठाक था, लेकिन वो कैरल की बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करता था, कैरल के साथ बिल्कुल अच्छे से बिहेव नहीं करता था। वो कैरल, वो जो सारी फीलिंग्स थी कैरल के अंदर कि मैं ऐसी हूँ, मैं अनडिजर्विंग हूँ, मैं प्रेम की काबिल नहीं हूँ, उन सभी फीलिंग्स को उसको बराबर रियलाइज करवाने में सक्षम था कि सच में तुम वैसी हो, तुम अनवर्दी हो, तुम कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करती हो। इसीलिए कहते हैं मित्रों कि सेल्फ वर्थ, हर एक इंसान को अपना सेल्फ वर्थ समझना चाहिए, खुद से प्रेम करना, खुद को रेस्पेक्ट देना, खुद को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि यदि हम खुद को प्यार नहीं करते, खुद को रेस्पेक्ट नहीं देते, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, तो इस दुनिया में कोई भी आपको ना प्यार करेगा, ना रेस्पेक्ट देगा, ना एक्सेप्ट करेगा। इसलिए सबसे पहला कदम है खुद से प्यार करना। तो कैरल आगे बताती है कि जब उसका डाइवोर्स हुआ था, उस वक्त वो बहुत ज्यादा दुखी थी। उस वक्त उसने वही महसूस किया था जब अडॉप्शन के लिए जैन ने उसे दिया, तो जो संबंध टूटने का डर था, वो सेम डर, सेम दर्द, वो जब उसका डाइवोर्स हुआ तब भी वही सेम चीजें उसने अनुभव की थी। फिर उससे पूछा जाता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अडॉप्शन आपने खुद चूज किया था? तो कैरल कहती है कि हाँ, मैंने खुद अडॉप्शन चूज किया था। लेकिन साथ में वो ये भी बताती है कि जब भी हम कोई भी चैलेंज अपने जीवन में लेकर आते हैं, तो वो चैलेंज हमारे लिए इस जीवन में तकलीफ लाना या कोई मजबूरी नहीं होता, कोई हमको उसके लिए फोर्स नहीं करता, ये हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं। और उसके साथ साथ वो क्वालिटीज भी हम चूज करते हैं जिस क्वालिटीज की मदद से, जिन गुणों की मदद से वो चैलेंज को हम सहजता से पार कर सके। तो ये हमारे हायर गुड के लिए होता है, हमारे ग्रोथ के लिए होता है। तो राइटर कहते हैं कि कैरल एक्चुअली एक लाइट वर्कर है। लाइट वर्कर मीन्स कि वे आत्माएं जो अपने प्रकाश से, अपने पावर से वर्ल्ड को हील करने का कार्य करते हैं। तो कैरल में भी कंपैशन था, काइंडनेस थी, अंडरस्टैंडिंग था। तो वो लोगों को हील कर रही थी। लाइट वर्कर्स क्या करते हैं, जिस भी प्रॉब्लम के लिए वो हील करते हैं, पहले वो प्रॉब्लम्स खुद लेके आते हैं, खुद पर वो प्रॉब्लम को चूज करके लाते हैं, खुद अपने आप को हील करते हैं, उस स्टेज से बाहर निकलते हैं और फिर लोगों को हेल्प करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जिस पर बीतती है उसी को पता चलता, तो उसके लिए वो पहले हर एक सिचुएशन से खुद क्रॉस होते हैं, उसके बाद ही वो दूसरों को मदद करते हैं। फिर आगे पूछा जाता है कि अडॉप्शन की प्रोसेस के दरमियान ऐसी कौन कौन से गुण पैदा होते हैं जो आपको आपकी प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो कैरल कहती है कि आइसोलेशन, कंफ्यूजन, भ्रम और गिल्ट, ऐसी बहुत सारी भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती है। लेकिन जब कैरल की हेड इंजरी हुई, उस समय कैरल को अपनी क्षमताओं के बारे में पता चला कि वो कितनी कैपेबल है, वो किस तरह से अपने आप को हील करने में सक्षम है। और दूसरी बात कि जब वो खुद माँ बनती है, जब उसको आन्या होती है, उस वक्त वो जो प्रोसेस होती है माँ बनने की, उसके दरमियान वो अपने आप को काफी हद तक हील करने में सक्षम होती है। फिर उससे आगे पूछा जाता है कि आप अपने बर्थ पेरेंट्स से कैसे मिले और क्या बातें की। तो कैरल बताती है कि जब वो 28 साल की थी, तब उसके बर्थ पेरेंट की मदद, सॉरी, तब उसके अडॉप्टेड पेरेंट की मदद से एक एजेंसी में वो लोग कांटेक्ट करते हैं, वो एजेंसी की मदद से वो लोग उसके बर्थ पेरेंट को मिलते हैं। पहले वो लोग एक दूसरे को लेटर्स लिखते हैं और उससे अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, और फिर एक रेस्टोरेंट में मिलने का डिसाइड होता है। तो जब वो रेस्टोरेंट में मिलने जाती है, तो वो बहुत ज्यादा उसके अंदर गुस्सा होता है, उसके पास बहुत सारे सवाल होते हैं कि उसने ऐसा क्या गलत किया था जिस वजह से उन्होंने उसे छोड़ दिया। क्योंकि कैरल ऐसा समझती थी कि पूरे पृथ्वी ग्रह में यदि कोई है जिसने उसे सबसे ज्यादा हर्ट किया है, सबसे ज्यादा वो अपने तकलीफ के लिए दोषी मानती थी, तो वो उसके बर्थ पेरेंट ही थे। तो जब वो लोग मिलते हैं तो पहले तो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं, और हग करके दोनों में से कोई भी रोता नहीं है, दोनों ही बहुत दुखी होते हैं, दोनों ही ट्रॉमा में होते हैं। थोड़ी देर जब वो लोग बातें करते हैं एक दूसरे से, तो कैरल को ये समझ में आता है कि दोनों की चॉइस भी बहुत सेम है, दोनों ही सेम टाइप की स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं।
और जब कैरल अपने पिता के बारे में पूछती है तो उसको महसूस होता है कि जैन उनके बारे में बात करने में थोड़ी हिचकिचा रही है, वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। और फिर जैन के दिमाग कैरल के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि क्या बर्थ पेरेंट अडॉप्शन के लिए बच्चे को देने के बाद भी बच्चों की परवाह करते हैं, बच्चों के बारे में कभी सोचते हैं? क्या वे बच्चों के बारे में उनके दिमाग में कभी कोई प्रश्न आता है? बहुत सारे उसके दिमाग में क्वेश्चंस थे। तो जब वो अपनी मदर से बात करती है उसके बाद उसको इस चीज का रियलाइजेशन होता है कि वो हमेशा बर्थ पेरेंट के ब्लेसिंग्स में होते हैं, वो हमेशा उसके बारे में सोचते हैं, हमेशा उनकी परवाह करते हैं। तो कैरल जितने भी अडॉप्टेड बच्चे हैं उन सारे बच्चों को एक बताना चाह रही है, कहना चाह रही है कि आप कभी भी खुद को अकेला मत समझिए, आप प्यार डिजर्व करते हो। और यदि आपको आपके बर्थ पेरेंट के लिए गुस्सा है तो वो सामान्य है, उसके लिए कोई गिल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं है। और आगे कहती है कि खुद से आप इतना ज्यादा प्यार करिए कि आपके जीवन में अगर कोई ऐसी घटना भी बनती है तो वो आपको छू भी नहीं पाएगी, अगर आप अपने आप से इतना ज्यादा प्यार करते हैं तो। और केरल आगे कहती है कि यूएस में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो अडॉप्टेड पेरेंट्स, बच्चा और उनके बर्थ पेरेंट को एक जगह मिलने का मौका देते हैं। मतलब वो लोग एक जगह, एक कमरे में कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। तो उन बातों के दरमियान जो बच्चे को जितना भी गुस्सा होता है, जो शेम की फीलिंग होती है, जो आइसोलेशन की फीलिंग होती है, वो सब वो अपने बर्थ पेरेंट के साथ शेयर करता है। और बर्थ पेरेंट भी उसकी सारी कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। बच्चे को वैलिडेट करने में इसका बेनिफिट होता है। तो उसको ये भी समझ में आता है कि अडॉप्शन में उनकी कोई गलती नहीं है, वो अडॉप्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और वो अपने फीलिंग्स को नॉर्मलाइज कर पाते हैं। तो ये सारी जो भावनाएं जब वो बच्चा रिलीज करता है तो ये उनके हीलिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। तो कैरल कहती है कि आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि आपका अडॉप्शन हुआ है, क्योंकि हर बच्चा अलग है, इसलिए आपको उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। फिर कैरल की चैनलिंग होती है तो उससे पता चलता है उसके पिछले जन्म के बारे में, कि पिछले जन्म में कैरल के 6 बच्चे थे, उसमें से 5 बच्चे तो सरवाइव करते हैं, लेकिन जो छठवां बच्चा होता है उसको फीवर होता है और वो सरवाइव नहीं कर पाता। तो कैरल को बहुत ज्यादा दुख होता है कि वो अपने बच्चे को ठीक से केयर नहीं कर पाई, ठीक से उसका ध्यान नहीं रख पाई, और वो बच्चे की मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि वो जो बच्चा था वो जैन थी। जैन और कैरल दोनों ने बहुत से लाइफ टाइम में एक दूसरे को बर्थ दिया है, मतलब जन्म दिया है। किसी जन्म में कैरल मम्मी बनती है तो किसी जन्म में जैन। इस तरीके से दोनों ही आत्माओं ने एक दूसरे को इस दुनिया में लाकर, दुनिया में जन्म देकर उपहार दिया है, जन्म की भेंट दी है। तो फिर कैरल अडॉप्शन क्यों चूज करती है, इसका बताते हैं कि कैरल को इमोशनली इंडिपेंडेंसी सीखनी थी, उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना था, उसको इमोशनली आत्मनिर्भर बनना था। इसलिए कैरल अडॉप्शन चूज करती है, क्योंकि उसे ये सीखना था कि उसकी खुशी उसके अंदर है, उसकी खुशी बाहर नहीं है। तो मित्रों, ये हम सबको भी सीखना है कि हमारी खुशी हमारे अंदर ही है। कहीं भी बाहर हमको खुशी नहीं मिलती। जैसे कस्तूरी मृग की हम सबने स्टोरी सुनी है कि कस्तूरी मृग बाहर ढूंढता है तो उसको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कस्तूरी उसके अंदर ही है। वैसे हम सभी की खुशी भी हमारे अंदर ही है, इसलिए हमको सबको अपनी खुशी अपने अंदर ही ढूंढनी चाहिए। तो
कैरल की लाइफ में जब उसका अडॉप्शन होता है, उसके बाद उसका खुद से संबंध अच्छा होता है। वो सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम को पहचान पाती है। फिर चैनलिंग से बर्थ मदर के भी लेसन का पता चलता है कि उसकी जो बर्थ मदर है, उसने अडॉप्शन चूज करके दुख, तकलीफ और पछतावा अपने जीवन में क्यों चूज किया। तो उसके लेसन्स थे कि उसको सबसे पहला सीखना था कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जैन ने क्या किया था, जैसे ही उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और पियरे ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो उसने तुरंत ही निर्णय ले लिया कि मैं इस बच्चे को अडॉप्ट करवा। हो सकता है वो थोड़ा समय लेती और सोचती तो उसके सामने कोई दूसरा रास्ता आता और उस बच्चे को वो अपने साथ रख पाती, लेकिन उसने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया अपने आप। तो ये भी उसको सीखना था कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। और दूसरा सीखना था कि अपनी सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने के पीछे इंसान को इतना पागल नहीं हो जाना चाहिए कि उसके रिजल्ट के बारे में वो सोचे ही नहीं। क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो उस बच्चे को वो कैसे उसका अधिकार दे पाएगी, उसने उस बारे में सोचा ही नहीं। वो क्षणिक सुख के पीछे चली गई और फिर जीवन भर के लिए गिल्ट और तकलीफ को उसने इनवाइट कर लिया अपने जीवन में। फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी उनकी सीख थी, जो मदर और फादर दोनों के लिए थी, क्योंकि दोनों ही इररिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन इररिस्पॉन्सिबल होने के बावजूद माता पिता दोनों को बच्चे को जन्म देकर छोड़ने की तकलीफ होती है। जीवन पर्यंत वो दुख उनके साथ रहता है। तो आगे चैनलिंग मीडियम बताता है कि जो आपकी बेटी है आन्या, वो भी आपके जीवन में किसी पर्पस से आई है, कुछ आपसे सीखने आई है। तो क्या सीखने आई? वो आपके अनुभव से, आपके काइंडनेस से, आपके प्यार से सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना है उसको, आन्या को, इसलिए वो आपके जीवन में आई है। और आपने अपनी बेटी को खूब प्यार दिया है, जबकि आपको आपके बर्थ पेरेंट से वो प्यार नहीं मिला। फिर भी आपने अपनी बच्ची को बहुत प्यार दिया है, तो आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए। और केरल और जैन की जो प्लानिंग हुई थी उसके बारे में भी बताते हैं कि केरल और जैन ने प्लानिंग की थी, कॉन्ट्रैक्ट किया था सोल वर्ल्ड में कि जैन को वो केरल अपनी माता के रूप में चूज करती है। तो जो उसके गाइड होते हैं, स्पिरिट गाइड, वो उसको सजेशन देते हैं। क्योंकि जब पिछले जन्म में केरल की बच्ची थी जैन, उस वक्त जब उसको फीवर हुआ और वो उसको नहीं बचा पाई थी, तो उसका एक सफरिंग का रिलेशन था। उसके मन में गिल्ट था कि मैं अपने बच्चे को उतना प्यार नहीं दे पाई, उतना केयर नहीं कर पाई। तो इस जन्म में वो जैन को ही अपनी माता के रूप में चूज करती है, ताकि वो जो उसका कार्मिक जो था उसके अंदर दुख का, सफरिंग का जो रिलेशन था, उसको हील कर सके। और उसके जो पिता थे पियरे, वो रोमन समय में उसके साथ थे। तो उसको अपने पिता से दो क्वालिटीज चाहिए थी, सेल्फ फोकस और पर्पस। उसके सिवाय उसको अपने पिता से कुछ भी नहीं चाहिए था, उनकी कोई दूसरी क्वालिटीज नहीं चाहिए थी। तो इसके लिए वो अपने पिता को चूज करती है, पियरे को, कि पियरे मेरे पिता हो, वो खाली मुझको जन्म दे और मेरे को उनसे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो उनके, अगर वो माता पिता के रूप में उसके साथ रहे तो वो उनके किसी भी ईगो प्रॉब्लम्स का हिस्सा नहीं बनना चाहती। इसलिए ये दोनों गुण वो अपने पिता से विरासत में लेती है और बाकी अडॉप्शन के लिए चूज करती है। फिर उससे आगे प्रश्न पूछा जाता है कि अडॉप्शन के प्रोसेस में अडॉप्टिव पेरेंट्स कैसे मिलते हैं। तो चैनलिंग मीडियम बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके थ्रू वो लोग मिलते हैं, या कोई पर्सन होता है, वो पहले से ही डिसाइड करके आए होते हैं। ये फुल्ली इंट्यूटिव होता है, हार्ट का कनेक्शन होता है, इसे हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते। क्योंकि कहते हैं ना कि हजारों में कोई एक होता है जो हमको अच्छा लगता है। तो वैसे ही जब वो लोग अनाथ आश्रम में जाते हैं बच्चे को चूज करने, तो उनको वही बच्चा
जो माता पिता को क्वालिटी चाहिए वो उस ही बच्चे में दिखती है, और वो बच्चे को भी वही माता पिता पसंद आते हैं। वो एक हार्ट का कनेक्शन बन जाता है, और इस तरीके से वो लोग एक दूसरे को चूज करते हैं। फिर आगे बताते हैं कि आपके जो अडॉप्टिव पेरेंट है रिचर्ड, वो पिछले जन्म में आपके भाई थे, और कैरल को, मतलब उनको कैरल की कंपनी बहुत अच्छी लगती थी। उनको कैरल के साथ समय व्यतीत करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो खुशी खुशी इस जन्म में कैरल के पिता, अडॉप्टिव पिता बनने का रोल स्वीकार कर लेते हैं। और जो उसकी मदर है, अडॉप्टिव मदर डोरोथी, डोरोथी जो पिछले जन्म में उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और एक लॉयल दोस्त थी। डोरोथी ने इस जन्म में क्या प्लान किया होता है कि 14 साल की उम्र में उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस बनेगा कि वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, तो वो भी कैरल की माता बनने का खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है कि ठीक है, मैं तुमको गोद ले लूंगी। तो जब सोल वर्ल्ड में डोरोथी और कैरल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस वक्त वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और कहते हैं कि इस हग से हमको जो फील हो रहा है उस फील को हम अपने हार्ट में रखेंगे, और जब पृथ्वी में हम लोग मिलेंगे और जब डोरोथी फोस्टर केयर में जाकर कैरल को अपने गोद में लेगी, तो डोरोथी को वो एहसास होगा, वो फीलिंग होगी कि यही वो बच्ची है जिसे वो गोद लेना चाहती है, और यही एहसास कैरल को भी होगा कि यही वो माता पिता है जिसके साथ उसको जाना है। तो ये उसके सोल पार्ट का हिस्सा होता है। फिर आगे कैरल बताती है कि मैंने भी सोल प्लान किया था कि मैं अपनी अडॉप्टिव मदर को फुलफिल करूंगी, उनमें जो भी कमी है, उनके जो भी लूप होल है, उसको मैं पूरा करूंगी, कंप्लीट करूंगी। इसलिए मैं उनको मदद करने के लिए उनकी बच्ची बनी हूँ। ये बात वो कैरल कहती है। फिर कैरल स्पिरिट गाइड से पूछती है कि क्या मैं इस लाइफ टाइम में किसी पर भरोसा कर पाऊंगी। तो गाइड कहते हैं कि तुम्हारा यह कार्य होगा कि तुम अपने कंट्रोल में रहो। बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर जो डर की भावना है, वो डर तो तुम्हारे अडॉप्शन के बाद धीरे धीरे निकल जाएगा। लेकिन जो तुम पूछ रही हो कि भरोसा, तो वो भरोसा तुम जब 28 साल की होगी और अपनी बर्थ मदर से मिलोगी, तब तक भी वो भरोसा तुम किसी पर नहीं कर पाओगी, क्योंकि ये तुम्हारे लाइफ का चैलेंज है। तुम ये सीखने के लिए आई हो कि तुमको खुद पर भरोसा करना सीखना है, सेल्फ ट्रस्ट सीखना है। तुम्हें वो ट्रस्ट किसी से भी मांगना नहीं है। जब तक तुम खुद पर ट्रस्ट नहीं करोगी, न तुम किसी और पर ट्रस्ट कर पाओगी, न कोई तुम पर ट्रस्ट कर पाए। इसलिए ये तुम्हारे लाइफ का लेसन है। फिर कैरल कहती है कि जब उसके जीवन में उसकी बेटी आन्या का जन्म होता है, तो उस जन्म के दौरान जो वो प्रेग्नेंट होती है, उस प्रोसेस में वो अपनी मदर जैन की मानसिक स्थिति को समझने में सक्षम होती है। क्योंकि उसको कंप्लेन थी कि उसकी मम्मी ने कभी, वो जब उसके वोम में थी कैरल, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया था, उसके साथ कुछ बातचीत नहीं करती थी। कैरल को इस बात का कंप्लेन था। तो जब वो खुद प्रेग्नेंट होती है, तब उसको समझ में आता है कि उसकी मम्मी की क्या मेंटल स्थिति रही होगी, वो क्यों उसके साथ वो रिलेशन नहीं बना पाई। तो वो कहती है कि मैं बौद्धिक लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर तो अपनी माता को माफ कर चुकी हूँ, लेकिन मैं सोल लेवल पर भी अपनी माँ को माफ करना चाहती हूँ। फिर आगे पूछते हैं कि हमारे अंदर के जो नेगेटिव इमोशंस है, उनको हम कैसे हील कर सकते हैं। तो हमारे अंदर इमोशंस होते हैं नेगेटिव, गिल्ट का। तो गिल्ट के लिए हम क्या सोचते हैं कि हम किसी दूसरे के एक्शन के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि अगर कोई दूसरा कुछ गलत कर रहा है तो हम अपनी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते।
फिर शेम के लिए हम क्या सोचते हैं कि हमने अपना 100% दिया है, उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, वी कांट डू एनीथिंग। तीसरा होता है अनवर्दीनेस। उसके लिए हम सोचते हैं कि हम तो देव तत्व हैं, हम भगवान हैं, हम सब कुछ डिजर्व करते हैं। तो कहते हैं कि खाली ये सोचने से या खाली ये बोलने से कुछ नहीं होता है। ये सब बातें, हमें 100% इन पर विश्वास करना। हम अमूल्य हैं, हम दिव्य हैं, हम अद्वितीय हैं। अपने अंदर का लव, कंपैशन, उसको महसूस करना बहुत जरूरी है। तभी हम इन सब बातों को जब तक हम हृदय से नहीं महसूस करेंगे, हीलिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको ये बातें सब अपने वर्ताव में लाना बहुत जरूरी है, तभी हम हीलिंग कर पाते हैं। फिर कहते हैं कि बर्थ पेरेंट के लिए किसी भी तरह का गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ प्री डिसाइडेड है। इस अर्थ में न किसी के साथ कुछ गलत होता है, न कोई किसी के साथ कुछ गलत करता है। सब कुछ एक प्लान के तहत होता है, और जो भी होता है अच्छा होता है और अच्छे के लिए ही होता है। इस बात पर हमको विश्वास करना बहुत जरूरी है मित्रों। फिर आगे बताते हैं कि किसी भी मदर के लिए अपने बच्चे को जब अडॉप्शन के लिए देना पड़ता है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखदाई प्रोसेस है। उस माँ को ऐसा लगता है जैसे उसके दो हिस्से कर दिए गए हैं, वो अंदर से एकदम टूट जाती है। तो किसी भी मदर के लिए ये डिसीजन लेना इजी नहीं होता है। फिर बताते हैं कि अडॉप्शन के केस में कई बार ऐसा होता है कि बच्चा छोटा है, जस्ट जन्म के बाद उसे उसकी माँ से तुरंत अलग कर दिया जाता है अडॉप्शन के। कई बार कुछ समय तक वो अपने बर्थ पेरेंट के साथ रहता है और उसके बाद उसको अडॉप्शन के लिए दिया जाता है। तो दोनों केस में क्या फर्क पड़ता है, कौन सा ज्यादा बेटर है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसका आंसर देते हुए कहते हैं कि इसमें भावनाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप छोटी उम्र में करो या थोड़े समय बाद करो, खाली इतना है कि बच्चा अगर समझदार हो जाता है तो वो रिएक्ट करता है। उसको शायद थोड़ी फिजिकली चोट ज्यादा पहुंचती है, लेकिन एकदम छोटा बच्चा है, बॉर्न के बाद ही उसे अलग कर दिया गया, तो ये सारी भावना है उसके अंदर अनकॉन्शियसली स्टोर हो जाती है, जो आगे जाकर एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न करती है। तो दोनों ही केस में मानसिक आघात समान ही होता है। आप तुरंत माता से अलग करके उसका अडॉप्शन करो या थोड़े समय बाद, उससे मानसिक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कहना चाहते हैं कि हमेशा उस बच्चे को पता होना चाहिए कि वो अडॉप्टेड है, उससे ये बात छुपानी नहीं चाहिए। अडॉप्शन में उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, ये भी उसको पता होना चाहिए। क्योंकि नहीं तो वो अपने अंदर गिल्ट लेके रखता है कि उसके में कुछ कमी है, इसीलिए उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया है। तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बर्थ पेरेंट ने ये डिसीजन क्यों लिया, ये भी उन्हें पता होना चाहिए। और उन्हें उनके अंदर जो गिल्ट है, जो इमोशंस है उनके अंदर, वो जितने भी नेगेटिव इमोशन, गिल्ट, गुस्सा, भय, वो सबको रिलीज करने का मौका भी मिलना जरूरी है मित्रों। फिर उनसे आगे पूछा जाता है कि बर्थ पेरेंट्स जब बच्चे को छोड़ देते हैं तो इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कहते हैं कि ये जो घटना है अडॉप्शन की, जब बच्चे को माता पिता अडॉप्शन के लिए दे देते हैं तो उनके दिल और दिमाग दोनों पर बहुत गहरी छाप छोड़ती है ये घटना। बच्चे को छोड़ने की भावना एक मानव आत्मा के लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक अनुभव है, क्योंकि हर एक आत्मा को ये पता होता है कि उसे स्वर्ग से एक आत्मा मिली है जिसे उसे दुनिया में, पृथ्वी में लाना है।
पृथ्वी में उसे लाकर अनकंडीशनल लव देना है, उसे सेफ महसूस कराना है, उसे वेलकम फील कराना है। ये माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब ये नहीं करते वो माता पिता, तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा दुख होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। सभी माता पिता के लिए, ये वो प्लान्ड बच्चा हो या अनप्लान्ड हो, जैसे कैरल के केस में क्या था, वो अनप्लान्ड थी, उसके माता पिता ने सोच समझ के उसको कंसीव नहीं किया था। भले ही वो प्लान्ड हो, आपने प्लानिंग से किया है कि भाई अब उनको बेबी चाहिए और वो बेबी को दुनिया में लाते हैं। दोनों ही केस में माता पिता के अंदर जैसे ही वो कंसीव करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना ऑटोमेटिकली आती है। और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाते तो उनको तकलीफ होती है, उनको दुख होता है, और उनका सोल बहुत ज्यादा सफर करता है। तो मित्रों, आज हमने समझा कि अडॉप्शन क्या है। हर एक आत्मा, वो बेबी हो या बर्थ पेरेंट हो या अडॉप्टिव पेरेंट हो, ये प्लान करके आती है, खुद ही प्लान करती है। और बर्थ पेरेंट के अंदर भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं इस चीज को लेके, और बच्चे के अंदर भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं। लेकिन ये उन सभी के सोल का लेसन होता है। इससे उनकी आत्मा की ग्रोथ होती है, कॉन्शियस लेवल बढ़ता है। तो सब कुछ सीखने के लिए ये सब कुछ होता है। तो मित्रों, आज हम यहाँ तक ही कंटिन्यू करते हैं, इसका आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच। एंड रियली थोड़ा नेट की वजह से जो प्रॉब्लम हुई उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। कोई नेट का प्रॉब्लम नहीं था। इतना अच्छे से आपने बताया कि ऐसा लग रहा था लाइव चल रहा है, रॉबर्ट स्कॉट बोल रहे हैं और आप के थ्रू बोल रहे हैं। एक वेरी लाइव, जस्ट लाइक ए टीचर। टीचर भी नहीं, एक बोलते हैं ना, बहुत ही फ्लो में जा रहे थे हम लोग सब। तो एडॉप्शन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग केस है। आज के टाइम पे हम नहीं समझ पाते हैं कि दूसरे के ऊपर क्या बीतती है। जब सामने वाले के साथ होता है मैम, तो लगता है, बिकॉज आपने जो बोला है वो सही राइट बोला है। जो बचपन में अगर किसी बच्चे को छोड़ दिया जाए, जिसको पता ही नहीं रहे उसके मम्मी पापा कौन है, तो थोड़ा सा ठीक ठीक पड़ता है उसको। लेकिन जिसकी मम्मी से या फादर से अलग कर दिया जाता है 5 साल 6 साल के बाद, उस बच्चे पे क्या बीतती है वो काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है। मतलब आसपास के लोगों में भी देखा गया है और समाज में भी देखा गया है कि वो किस तरह से पले बड़े होते हैं, उनके लिए कितनी दिक्कतें आती है, और वो उनकी साइकोलॉजी में आ जाता है। बट नेचुरल है। बट डेफिनेटली रॉबर्ट स्कॉट जो बता रहे हैं वो सही है कि अगर उस सोल को जागना है तो डेफिनेटली उसको उसकी प्लान के हिसाब से आता है। अगर वो समझ जाए इस चीज को, तो डेफिनेटली अपना अ, बोल सकते हैं डेस्टिनी चेंज कर सकता है। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, कैन हील योर लाइफ, हील योर सेल्फ। तो सब सब चीज घूम फिर के हम जितने स्वाध्याय कर रहे हैं सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और यूनिवर्स भी इसी तरह से सोच रहा है कि सबको एक साथ इंटरकनेक्ट कर दें, ताकि सबका लिंक एक दूसरे से बना रहे। और आप इसी तरह से आप लोग का मार्गदर्शन किए मैम, हम सब आगे बढ़े इस जर्नी में। सोल जर्नी से यूनिवर्सल जर्नी, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, बहुत लोगों को समझ में आता है। जो नहीं भी समझ में आता है उसकी भी सोल जर्नी अच्छी होनी चाहिए, यही प्रे करते हैं। एंड यही यूनिवर्स को बोलेंगे कि वो भी अपनी यात्रा अच्छे से करें। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत ही अच्छा। एटलीस्ट शिल्पा मैम ने एक एक चीज को स्ट्रेस दे दे के बताया है, होता है ऐसा, किया जाता है। तो आप लोगों को इसमें बहुत कुछ समझना चाहिए कि कितने इंटरेस्ट के साथ, कितने ज्यादा इंप्रेशन के साथ मैम ने बताया। और डेफिनेटली मुझे तो बहुत ही प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि मेरी नजर हट भी नहीं रही थी सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट।
तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। तो मास्टर्स, मेरा आग्रह है कि आप लोग जरूर शिल्पा मैम से एटलीस्ट, मैं समझ सकता हूँ किसी का कोई अनुभव का तो नहीं शेयर करना चाहेगा, और किसी को ओपन है तो ओपन से शेयर भी कर सकता है कि क्या उसकी लाइफ में है। और डेफिनेटली अगर वो शेयर करता है, चाहे घुमा के शेयर करे चाहे सामने से शेयर करे, तो उसका मैं एश्योरिटी देता हूँ कि 50% दुख यहीं खत्म हो जाएगा। बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो आपने शेयर किया तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपका केयर करना चालू करेगा। तो मास्टर्स प्लीज, आप लोग अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस है जो मैम से पूछना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच शिल्पा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर वाक्य के साथ जो इस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है। वाकई में जो ये हर एक सोल जो प्लान करके आते हैं, इतने ब्रेव सोल हैं सारे। यहाँ आने के बाद जब हम ये सुन रहे हैं, स्वाध्याय सुन रहे हैं, तो यही दिमाग में आ रहा है कि इतना प्लानिंग करके, इतना सोच विचार करके, इतनी सारी चीजें तय करके आते हैं और यहाँ आकर फिर हम भूल जाते हैं। तो यही नॉलेज जो आज शिल्पा जी ने हमें इस विषय के बारे में दिया है, और ये YouTube के माध्यम से जिन जिन लोगों तक पहुंचना है उन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी इसमें अभी भी उलझे हुए हैं उनको वो रास्ता मिले, उनको वो सच का पता चले। तो थैंक यू सो मच मैम शिल्पा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत गहराई के साथ इस विषय को समझा है, और उसी गहराई के साथ विथ एक्सप्रेशन जो आपने हमें एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इसका अगला पार्ट हम कल सुनेंगे मास्टर्स। तो, यस। तो कल भी जरूर जुड़िए, और आप जितने भी यहाँ जुड़े हैं यूट्यूब से भी, अभी जो हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं मास्टर्स, ये लिंक यूट्यूब का जो रिकॉर्डिंग है आप औरों को भी शेयर कीजिए। हर एक विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है मास्टर। तो जिनके द्वारा ये रिकॉर्डिंग आप जिस जिस आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, कीजिए, ताकि उन सबको इस विषय के बारे में पता चले, इस सच के बारे में पता चले, इसका नॉलेज उनको मिले, आत्मा के बारे में पता चले, आत्मा किस तरह से प्लान करके आती है, क्या सोल जर्नी होती है, उन तक पहुंचे। ये कार्य तो, ये सेवा तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है मास्टर्स जी। शिव प्रकाश जी। मैम थैंक यू वेरी मच। और अभी सेकंड कंक्लूजन का भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार रहेगा, बिकॉज कल का सेशन और भी अच्छा रहेगा। और मैं यूट्यूब से जितने लोग जुड़े हैं उनको यही बताना चाहूँगा कि जितना से जितना लोगों के साथ आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, बिकॉज उनको पता ही नहीं है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। और ये उनकी जर्नी है। उनको अगर ये समझ में आ जाए कि खाली मेरी ये जर्नी है, मुझे इस जर्नी को हंसते हंसते बिताना है, और हंसते हंसते बिताएंगे तो ये दिन निकल जाएगा। एवरी टाइम मुझे एक कहावत हमेशा याद आती है मैम कि अम, एक राजा थे, शायद अकबर थे और बीरबल थे। बीरबल, अकबर बीरबल का एक कहानी था। अकबर हमेशा उदास रहते थे, तो मुझे उन्होंने राज्य के सभी जितने विद्वान लोग थे, जितने लिटरेट लोग थे, बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे, उनको सबको बुलाया और बोलो मुझे ऐसा कोई एक शब्द लिख के बताओ जिससे पढ़कर मुझे खुशी हो और दुख भी हो। तो वो बहुत बहुत कंफ्यूज रहते थे, किसी को नहीं समझ में आया क्या है। तो फिर बीरबल ने 4 वर्ड लिखे, और वो 4 वर्ड इतने इम्प्रेसिव वर्ड थे कि जब मैं पढ़ा तब मुझे भी बहुत लगा कि ये ऐसा भी चीज होता है। उसने खाली यही लिखा, ये समय निकल जाएगा। तो अगर आप दुखी हैं तो आपका ये समय निकल जाएगा, आपके लिए परमानेंट नहीं है। और अगर आप बहुत खुश हैं, बहुत कूद रहे हैं, आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, तो भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये समय निकल जाएगा। यस।
आपने ऐसा स्टोरी शेयर की तो मैं भी एक स्टोरी शेयर करती हूँ आज। कि एक मतलब इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, कि हम अपने जीवन को कैसे देखना चाहिए। तो एक आदमी होता है, वो एक महात्मा के पास जाता है और उसको पूछता है कि भाई मेरे और कितने जन्म बाकी हैं, उसके बाद मेरे को मोक्ष मिलेगा। तो वो महात्मा गिनते हैं और देख के बताते हैं उसको कि आपके 20 से 25 जन्म और बाकी हैं, उसके बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो वो दुखी हो जाता है कि अरे यार, मेरे को अभी तो 20 से 25 जन्म और लेने हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी आके महात्मा से सेम क्वेश्चन पूछता है कि भाई मेरे कितने जन्म बाकी हैं, मेरे को मोक्ष कब मिलेगा। तो महात्मा उसको सामने बोलते हैं, ये जो झाड़ है, उस झाड़ में जितने पत्ते हैं ना, उतने ही जन्म आपके अभी बाकी है, उसके बाद आपको मोक्ष मिलेगा। तो वो आदमी देखता है, ओके, इतना खुश हो जाता है कि इतने ही जन्म मेरे बाकी हैं, अब मेरे को इतनी जल्दी मोक्ष मिल जाएगा फिर। तो वो नाचने लगता है। उसकी खुशी को देख के झाड़ से पत्ते उसी वक्त सारे गिर जाते हैं और उसको मोक्ष मिल जाता है। तो जीवन में सुख आए या दुख आए, हमको क्रॉस करना ही है, पार करना ही है। लेकिन अगर हम खुशी खुशी करेंगे तो वो चीज बहुत जल्दी फ्लाई हो जाती है। और अगर हम उसको बैठ जाएंगे सोचते कि अब क्या होगा, तो जैसे 1 मिनट भी सालों लगता है और उसमें सालों 1 मिनट की तरह बीत जाते हैं। तो हर हाल में खुश रहना हमको सीखना है बस। मैंने भी अभी सीखा है, इसलिए मैं आई एम द मोस्ट लर्नड पर्सन इन दिस फोरम। और मैं अपना एक्सपीरियंस हमेशा लोग यूट्यूब के थ्रू भी बोलता हूँ लोगों को कि ये समय निकल जाएगा, क्योंकि जब भी दर्द हो, पेन हो, जस्ट ये समय निकल जाएगा। तो यस। वेरी वेल सेड मैम, सभी का यही है। और सभी जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आज आज एटलीस्ट ये समझने के बाद मेरा तो एक्साइटमेंट इतना है कि अभी मैं इसको और लोगों को शेयर करूंगा। और ट्राई मेरी यही रहेगी कि जितने से ज्यादा लोग जुड़े इसको, जितने से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लोग समझें इसको, बिकॉज ये बहुत डीप है। इसको यस। समझ लिया तो बहुत ही अच्छा, इंसान की लाइफ की जर्नी अच्छी हो जाएगी फॉर श्योर। और आप जैसे मास्टर सागर आके बताए, जो इतना स्ट्रेस दे दे के बोल रहे थे, तो और भी अच्छा हो जाएगा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मैं मच। भी बहुत थैंक मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझको ये मौका मिला। तो मैंने भी ये बुक पढ़ी, ये चैप्टर पढ़ा, मेरे को भी बहुत कुछ सीखने मिला इस चैप्टर से। तो थैंक यू सो मच। ठीक है मैम, एंड करते हैं। आई थिंक यस यस। मास्टर से या तो ट्रांस में है सुन के, या तो कल की भी प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। ठीक है मैम।